हेलो एवरीवन, आई एम आरकेएम सर एंड इंग्लिश टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट के टोटल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। इंग्लिश को लेकर अगर उनको प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स अब दूर होने वाली है। इंटरमीडिएट का इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से। जिन बच्चों को रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन यानी प्रोज की बात करें, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम्स होती है, अब वो प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, वो दूर होने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी कन्फर्म होगा। तो आइए चलते हैं कि ये पहले लेसन का जो है अ गर्ल विद अ बास्केट, टोकरी वाली लड़की, इसका जो है एक पैसेज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और सबसे पहले देखिए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने से पहले सबसे पहले जो चीज़ दिया रहे, मतलब जो पैसेज दिया रहे, पैसेज का मीन जानना जरूरी है, उसका मतलब उसका अर्थ जानना जरूरी होता है, ताकि जब एक्सप्लेनेशन करें तो सटीक ढंग से उसका एक्सप्लेनेशन हो सके। इसलिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसका मीन्स बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों का या लोगों के साथ मेरा बात करने का सिलसिला वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया, समाप्त हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, जब ही मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरी बेच रहे थे। हैंड ओवन रेड बास्केट, वे हाथ से बने हुए सरकंडे की टोकरी को बेच रहे थे। विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो सामान्य नमूने के बने हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरी को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, जिन शब्दों में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं तो समझ नहीं पाया। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, किंतु मैं उनकी इच्छा को, जो यहाँ कन्वे मीन्स होता है कहना, वो जो कह रहे थे या उनकी इच्छा को अनमिस्टेकेबली, स्पष्ट रूप से समझ गया था कि वे क्या चाहते थे। इस पैसेज का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या होता है? संदर्भ। आप लोगों ने हिंदी में बहुत से पढ़े हैं और बनाए भी हैं कि संदर्भ सहित व्याख्या, वही चीज़ है ये इंग्लिश में करना है, इजी वे से करना है। तो यहाँ पर रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ। अब देखिए उसमें क्या लिखना होता है। तो बच्चे आपको ये जान लेना जरूरी है कि रेफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले चैप्टर का नाम और उस चैप्टर के रिलेटेड और कहते हैं ना, जो उसके राइटर हैं उसका नाम जरूरी होता है। सबसे पहले पकड़ में आना चाहिए कि किस चैप्टर का है, तो वो पकड़ में आ गया। इसके बाद फिर पकड़ में आना चाहिए कि इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, यही रेफरेंस में लिखा जाता है। लेकिन व्हाट इज टाइटल टू राइट रेफरेंस, जो रेफरेंस लिखने का जो टाइटल होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि दो मेथड से इसको लिख सकते हैं। वी कैन राइट विद टू मेथड रेफरेंस। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है दीज लाइन्स। देखिए दीज लाइन्स, क्योंकि लाइन है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, These lines have been taken from the lesson। अब किस लेसन से ये लिया गया है? अब देखिए ये लिया गया है अ गर्ल विद अ बास्केट। These lines have been taken from the lesson a girl with a basket। अब देखिए अगर एकदम 100% सटीक है, 100% कन्फर्म है, तो आप इसको पहले कॉमा से क्लोज कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर सकते हैं, कॉमा से क्लोज कर दीजिए, या फिर आप अंडरलाइन कर दीजिए। क्या करना है? अंडरलाइन। आप यहाँ पर अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स 100% क्लियर।
दैट्स वाई देयर इज नो प्रॉब्लम टू डू अंडरलाइन ऑफ द वर्ड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अ गर्ल विद अ बास्केट हो गया। लेकिन एक चीज़ का बच्चे आप लोगों को ध्यान देना होगा बच्चों कि जब भी लेसन का नाम लिखें तो हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल से होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, उसी में स्मॉल लेटर को घुसा देते हैं, पूरा स्मॉल लेटर भी कर देते हैं। पहला अक्षर कैपिटल से होना चाहिए, स्मॉल से नहीं। तो बच्चे जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तो जब पूछा जाता है बेटा कितना किया, तो बोलते हैं 100 का 100 करके आए। जब रिजल्ट आउट होता है, रिजल्ट आता है, तो पता चलता है 60, 70, 80 में ही बुक हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज़ द टाइटल टू राइट। लिखने का मेथड क्या है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी पर नंबर बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। और सही लिखे हैं तो सही मिलेगा, और सही नहीं लिखे हैं तो वहीं पर नंबर करता है। जिससे बच्चे कहते हैं कि मैंने तो पूरा किया था, 100 का 100 किया था, 60 क्यों आया, क्यों आया? यही जो है वजह है, यही कारण है कि नंबर कम उठता है। कि लिखने का मेथड एकदम सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अ गर्ल विद अ बास्केट। अब हो गया इस चैप्टर का नाम, और इस चैप्टर के राइटर कौन है, लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए रिटेन बाई। अब देखिए अ गर्ल विद अ बास्केट के राइटर कौन है, किसने लिखा है? रिटेन बाई विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस। हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल से होना चाहिए। विलियम सी डगलस। इसको भी कॉमा से क्लोज कर दीजिए, या फिर इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। या आप कलम को चेंज करके अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक से लिख रहे हैं तो इसको ब्लू से आप लिख सकते हैं। ताकि देखिए आपको एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना होगा कि कॉपी में वो सीधा अगर देखे तो मेन पॉइंट को देखे और आपको नंबर देकर आगे बढ़े। तो यही होता है कि मेन फोकस होता है कि हम एग्जामिनर को कॉपी में कैसे अट्रैक्ट करें और कैसे वो हमें अच्छा नंबर दे। अब यहाँ पर देखिए विलियम सी डगलस, ये हो गया रेफरेंस, फर्स्ट मेथड हो गया। और सेकंड मेथड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर दीज लाइन्स के स्थान पर आप लिख सकते हैं दिस पैसेज। देखिए यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, बाकी सेम वही होगा। ये आप पर डिपेंड करता है आप लाइन से लिख रहे हैं कि पैसेज। यहाँ पर होगा दिस पैसेज। अब यहाँ पर हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब देखिए दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, बाकी सेम वही रहेगा। अ गर्ल विद अ बास्केट रिटेन बाय विलियम सी डगलस। इस पर ध्यान दीजिएगा, चाहे आप ए लिखिए और चाहे यहाँ से लिखिए, दोनों सेम है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए रेफरेंस हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग। क्या होता है? प्रसंग। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में क्या किया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि पहले उस पैसेज को रीड करते हैं, और रीड करने के बाद जो राइटर है उसने किस चीज़ पर अच्छे ढंग से फोकस किया है उस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए इसको फिर से पढ़िए, और पढ़ने के बाद कोई ऐसा पॉइंट आप पकड़िए कि जिस पर राइटर फोकस कर रहा हो, वास्तव में उसका जो मैसेज है वो क्या चीज़ है, वहाँ से एक पकड़ में आएगा और वही चीज़ आपको लिख देना है। यहाँ फिर से देख लेते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल। एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का मेरा जो सिलसिला था वह इंटरप्टेड, बाधित हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, जो ही मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी। छोटे बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरी बेच रहे थे। हैंड ओवन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स। वे सामान्य नमूने के हाथ से बने हुए सरकंडे की टोकरी को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरी को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, जिन शब्दों में चिल्ला रहे थे, आई डिड नॉट नो, मैं तो समझ नहीं सका, बट कन्वेइंग, जो कुछ वो कह रहे थे, अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, उनकी भावना को, उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से जान गया। अब यहाँ पर किस पर फोकस कर रहा है? अब इस पर देखिए, सबसे पहले ये है इन दीज लाइन्स करिए।
इन दीज लाइन्स, इसके बाद द राइटर डिस्क्राइब्स, इतना सबसे पहले। इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स, इन पंक्तियों में लेखक वर्णन करता है। किस चीज़ का वर्णन करता है? अब देखिए कौन से इस चीज़ में, देखिए इसमें आ गया रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, जो कि बच्चे बास्केट टोकरी को बेच रहे थे, वो भी हाथ से बने हुए सामान्य नमूने की टोकरी को बेच रहे थे। इस पॉइंट पर अगर देखा जाए कुछ भी आप पकड़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो पकड़कर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट को बना दीजिए। तो दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द रिफ्यूजी, अबाउट अ ग्रुप ऑफ, अबाउट a group of refugee children who were selling, refugee children who were selling hand own, हाथ से बने हुए हैंड ओन रीड बास्केट्स, हैंड ऑन रीड बास्केट्स। ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। अब नंबर आता है एक्सप्लेनेशन। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है? व्याख्या। एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या। अब व्याख्या में क्या होता है? जो चीज़ यहाँ पर पढ़ा जाता है, यहाँ पर पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो इजी तरीके से इसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इस पैसेज को पढ़िए और पैसेज को पढ़ने के बाद अपने लैंग्वेज में उसको लिख डालिए। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, एट वन स्टेशन किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला बाधित हो गया। किसका बाधित हो गया? विलियम सी डगलस का। विलियम सी डगलस का, जो कि विलियम सी डगलस, अगर इसको पूरा, सबसे पहले पूरे चैप्टर को पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद तब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो एंजॉय अलग होता है, क्योंकि 100% चीज़ें समझ में आती है। इसलिए सबसे पहले बुक को रीड करना है, इसके बाद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को बनाना है, करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए हम कह सकते हैं कि राइटर, अब देखिए द राइटर सेज दैट, द राइटर सेज दैट, अब देखिए लेखक कहता है कि जब वह स्टेशन पर रुका, क्योंकि जो राइटर था ऑलमोस्ट एवरी स्टेशन पर उसका स्टॉपेज होता था, वो रुकता था और लोगों से बात करता था। तो एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का उसका जो सिलसिला था, जो रूटीन था, वो बिगड़ गया, क्योंकि वो बच्चे शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे उसके पास गैदरिंग होकर। तो द राइटर सेज दैट व्हेन ही स्टॉप्ड, व्हेन ही stopped at station, at station, the writer says that when he stopped at a station, जब वह एक स्टेशन पर रुका। अब देखिए स्टेशन पर रुका तो वह लोगों से बात नहीं कर सका। अब देखिए उसके जो बात थे वो बाधित हो गया। एट स्टॉपेज, एट ए स्टेशन, ही could not talk to the people, क्यों नहीं बात कर सका? क्योंकि अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, क्योंकि छोटे बच्चों के एक समूह ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। बिकॉज could not talk to the people, बिकॉज कौन से बच्चे थे? रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। कौन से थे? रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, शरणार्थी बच्चे थे। बिकॉज अ ग्रुप ऑफ
रिफ्यूजी, a group of refugee children surrounded him. A group of refugee children surrounded him. छोटे बच्चों के जो शरारती बच्चे थे उनके समूह ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अब देखिए, दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरी बेच रहे थे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जब भी आप एक्सप्लेनेशन करें वो फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन है उसको थर्ड पर्सन में चेंज करना होता है। अब ये नहीं कि राइटर कह रहा है कि मैं वहाँ जा रहा था, आप भी कहें कि मैं वहाँ जा रहा था। आप अपने लैंग्वेज में जब कहेंगे तो वह वहाँ जा रहा था। जैसे मैं कहूँ मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बनाना सिखा रहा हूँ, तो आप तो ये कह नहीं सकते। आप यही कह सकते हैं आरकेएम सर हमें अंग्रेजी का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करना सिखा रहे हैं। तो थर्ड पर्सन में उसको यूज होगा, न कि फर्स्ट पर्सन। अगर आई है तो आई कहीं भी रहेगा, वो थर्ड पर्सन मतलब ही में चेंज कर देना है उसको। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन अराउंड हिम। अब यहाँ देखें, दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरी बेच रहे थे। अब यहाँ पर वे टोकरी बेच रहे हैं। यहाँ पर और बढ़ा सकते एज सुन एज आई अलाइटेड, मतलब ज्यों ही मैं नीचे उतरा, अर्थात राइटर ज्यों ही नीचे उतरा। तो यहाँ पर कह सकते हैं एज सुन एज द राइटर गेट डाउन। यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि गेट डाउन, तो नीचे उतरा। तो अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पर कुछ जैसे देखिए यहाँ पर है रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुड नॉट टॉक टू द पीपल व्हेन ही अलाइटेड एट अ स्टेशन, या व्हेन ही अलाइटेड गेट डाउन एट अ स्टेशन। ठीक। अब यहाँ पर देखिए दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरी को बेच रहे थे। एक एक चीज पर ध्यान देंगे तो तभी इजी होगा, तभी आसानी से आप बना सकते हैं। और आप वीडियो को देखते समय हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन देखते समय उबिएगा मत, उबन महसूस मत करिएगा, क्योंकि आपको सीखना है और एग्जामिनेशन में अच्छा अंक प्राप्त करना है। और तब तक आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप सही ढंग से बना नहीं पाएंगे। एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी होता है। एक दो वीडियो को आप अच्छे ढंग से देख लीजिए, इसके बाद आपको बनाना धीरे धीरे आ जाएगा। जिसको नहीं बनाना आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिसको बनाना आ रहा है अच्छी बात है, तो और प्रैक्टिस करे और फास्ट बनाने का प्रयास करे, पढ़े, उसके दिमाग में वो चीज़ एक्सप्लेनेशन घूमना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए दे वर सेलिंग बास्केट, एक टोकरी बेच रहे थे। कौन थे? शरारती बच्चे थे, टोकरी बेच रहे थे। अब हम दे के स्थान पर ऐसा कोई वर्ड और सेलेक्ट करिए जिसका मतलब वे सब हो। तो यहाँ पर कर सकते हैं ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम वर सेलिंग बास्केट्स। और किस चीज का? हैंड ओवन, हाथ की बने। ऑल ऑफ देम वर सेलिंग हैंड ओवन बास्केट। वे सभी हाथ के बनी टोकरी को बेच रहे थे, हाथ से बनी हुई टोकरी को बेच रहे थे। और वो टोकरी कैसा था? रीड, सरकंडे का बना था। तो बास्केट्स यहाँ कर सकते हैं, बास्केट्स वर मेड बाई, बास्केट्स वर मेड बाई रीड, बास्केट्स वर मेड बाई रीड विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स। अब रीड यहाँ पढ़ा सकते हैं विद सिंपल डिजाइंस, विद सिंपल डिजाइंस। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरी को ऊंचा उठाए हुए थे। तो वे मतलब वे सभी, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम held the basket, all of them held the basket। अब देखिए यहाँ पर हाई, हाई, या फिर यहाँ पर देखिए एक चीज और, कभी कभी ये होता है ना कि उसी का अगर जैसे हेल्ड माने उठाना, हेल्ड का दूसरा वर्ड भी आप लिखे रेज। अब यहाँ पर हम रेज कर देते हैं, ऑल ऑफ देम रेज्ड द बास्केट, हाई कर दीजिए।
क्योंकि जिस वर्ड को उसका एक और अलग वर्ड में उसको एक्सप्लेन करना होता है। इसी यही तो एक्सप्लेनेशन है कि एक वर्ड है उसका क्या और वर्ड हो सकता है, उस वर्ड को इंग्लिश में ही लिखना होता है। जैसे रेज माने उठाना, इसके बाद जो है यहाँ पर हेल्ड माने पकड़े रहना या उठाना। तो शाउटिंग द वर्ड्स रेज द बास्केट हाई, वे टोकरी को ऊंचा उठाए हुए थे। यस स्टूडेंट्स, थोड़ी सी टेक्निकल खराबी के कारण ऐसा हो गया कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, तो आगे फिर देख लेते हैं। यहाँ पर शाउटिंग वर्ड्स हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए हाई तक हो गया। अब शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, जिस शब्दों में वो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, मुझे पता नहीं चला। इसका मतलब वो राइटर नहीं समझ सका कि किन शब्दों में वो बात कर रहे थे, क्यों। अब देखिए रेज द बास्केट हाई यहाँ तक हो गया। शाउटिंग द वर्ड्स आई डिड नॉट नो। अब द राइटर का स्थान ही लिख सकते हैं। ही could not understand in which language थोड़ा सा अपने से पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। in which language he could not understand, वह समझ नहीं सका। in which language, जिस भाषा में वे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन स्पीकिंग, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वर स्पीकिंग। अब देखिए ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ सका। इन विच लैंग्वेज, जिस भाषा में रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वर स्पीकिंग, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन बोल रहे थे। आप इसको और स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कर सकते हैं कि यहाँ पर बिकॉज दे वर स्पीकिंग इन हिंदी, और जो राइटर था वो इंग्लिश समझता था, हिंदी नहीं समझता था। अब यहाँ पर बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, बिकॉज दे वर स्पीकिंग इन हिंदी। थोड़ा सा जड़ तक जाना होता है, डीपली जाना होता है, और तब उसका मीन्स समझ में आता है। बिकॉज दे वर स्पीकिंग इन हिंदी, इसलिए राइटर समझ नहीं सका, क्योंकि वह एक अमेरिकन था और उसका जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था, और बच्चे जो बोल रहे थे वो हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए वह समझ नहीं सका। लेकिन वह उनकी भावना को समझ गया कि वह कहना क्या चाहते थे। अब देखिए यहाँ पर आगे, आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन जो कह रहे थे वो उनकी इच्छा को वह स्पष्ट रूप से जान गया था। अब इसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। बट ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। ही अंडरस्टूड, किंतु वह, हाँ अब देखिए ही अंडरस्टूड, वह समझ गया कि शरणार्थी बच्चे क्या चाहते थे। ही अंडरस्टूड दैट व्हाट डिड दे वांटेड, वे क्या चाहते थे, वह समझ गया कि वे क्या चाहते थे। दे वांटेड टू सेल देयर बास्केट्स, अब क्या है यहाँ पर, वे अपने टोकरी को, रीड बास्केट्स को, वे हैंड ओवन टोकरी को बेचना चाहते थे। दे वांटेड टू सेल देयर हैंड ओवन basket to him. They wanted to sell their hand-woven basket to him. वे अपने, अब ये देखिए ओवन, हाथ के बने हुए टोकरी को बेचना चाहते थे। अब ये हो गया कंप्लीट आपका एक्सप्लेनेशन। आप और सरल तरीके से भी, चूंकि यह वीडियो लंबा हो ही गया है, तो आप ये परेशान न हो कि वीडियो लंबा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, बट आपको सीखना है और हर हाल में
सीखना है और इजी तरीके से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को यह जो है अच्छे ढंग से आपको सीखना है। यह एक प्रकार से मान कर चलिए डेमो क्लास है। मैं एक एक पॉइंट पर यहाँ पर बताने का प्रयास किया ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अगर मैं चाहता तो फटाफट इसको क्या करता, रीड करता और फटाफट उसका एक्सप्लेन कर देता तो समझ में न आता। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। पूरे प्रदेश में इसको शेयर करो, क्योंकि यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दूर दूर तक फैलाइए ताकि वे बच्चे एग्ज़ाम में कम अंक पाने से, जैसे ज़्यादा अंक पाने से वंचित हो जाते हैं तो कम अंक पाते हैं, कम अंक ना पाकर वो एक अच्छा अंक प्राप्त करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर से अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और फिर से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स वेरी मच।